अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राव जहांज़ेब अपने यूट्यूब चैनल फिजिसिस्ट जहांज़ेब के साथ। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बीएससी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो चलें अपनी बात पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है? किसी भी सरफेस से पास होने वाली, किसी भी सरफेस के सर्टन एरिया से पास होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन, जो फोर्स को उस सरफेस का क्या कहते हैं जी? फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ लाइंस the number of electric lines of force passing through certain area of a body, इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उसका क्या फार्मूला होता है जी? अगर आप बात करें, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ये जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला होता है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। ठीक है जी, तो ये अगर फार्मूला है तो आप अगर कोई ऐसी सरफेस आ जाए जो कि यूनिफॉर्म ना हो, आपको उसका कुछ पोर्शन लेना पड़े, तो आप फिर क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन का पहले उस सरफेस के लिए एक स्मॉल पोर्शन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले लेते हैं। ठीक है, जो कि बराबर होता है आपका फाई डी फाई ई। फर्ज कर लें किसी सरफेस के स्मॉल पोर्शन का जो फ्लक्स है डी फाई ई है, और वो है ई डॉट डी ए, यानी स्मॉल पोर्शन डी ए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फिर उसको आप क्या करते हैं, पूरी सरफेस का फ्लक्स लेने के लिए उसका आप इंटीग्रेशन ले लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, वो आपको पूरी सरफेस का फ्लक्स जो है वो दे देता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए। ठीक है, तो ये आपका टोटल फ्लक्स निकल आता है उस सरफेस का, जो कि तमाम छोटे छोटे पोर्शंस के मतलब कि ए, ये जो डी ए है, इस स्मॉल एरिया एलिमेंट के जितने भी पोर्शन होंगे उन तमाम का फ्लक्स क्या कर देगा, ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा जी? मैक्सिमम फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स होगा जी जब आपका एरिया, ये जो वेक्टर एरिया ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री होगा, यानी ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगी। सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वेक्टर एरिया पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस सूरत में क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैं सिंपल यहाँ पे लिख रहा हूँ मैक्सिमम होगा, बाकी आप खुद निकाल लीजिएगा इसको। अब मैं बात करता हूँ जी किसकी जी, किस सूरत में फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है हम अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेक्टर एरिया, जबकि सरफेस पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा था जी, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो तब क्या आ जाएगा जी, मिनिमम फ्लक्स आ जाएगा। आ कैसे जाएगा, देखें आप, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा में वैल्यू पुट कर देना थीटा की, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो फ्लक्स मैक्सिमम आएगा, और इसके लिए अगर आप 90 पुट करेंगे तो फ्लक्स जो है वो 0 आ जाएगा, मिनिमम फ्लक्स हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जी गाजेस लॉ की। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस से
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रही हो तो उस क्लोज सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है जी? उस क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेसेस के लिए मैं लिख देता हूँ क्लोज्ड सरफेस। तो उस क्लोज्ड सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस होगा। ये गॉसेस लॉ बताता है हमें। ठीक है, क्योंकि ये क्लोज सरफेस इसके लिए है तो अब हम इसका क्या करेंगे जी? पहले इसकी इंटीग्रल फॉर्म लिख लेंगे। इंटीग्रल फॉर्म यानी इंटीग्रेशन की शक्ल में इसकी फॉर्म लिख लेंगे। आपने देखा कि फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है ना। देखें, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट है ना। अब देखें फाई जो है, फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हमने अभी जो है वो अपना कैलकुलेट भी किया है इसको, जो कि फ्लक्स है ई डॉट डी ए। ये तो हो गया फाई की जगह। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट की जगह आप क्या करें? 1/ε0। और चूंकि ये क्यू है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है? डी क्यू ओवर डी वी के। तो यहाँ से डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा जी? रो डी वी के। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है? क्यू, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे जी? इंटीग्रल का साइन लगाएंगे क्यू की जगह पे, रो डी वी। ठीक है, तो ये आपकी जो है इंटीग्रल फॉर्म आ गई। दोनों तरफ देखें इंटीग्रेशन है। इंटीग्रल फॉर्म वही होगी जिसमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन होगा। अब डिफरेंशियल फॉर्म निकाल लेते हैं इसकी। देखें जी, डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो इंटीग्रल फॉर्म से ही निकाली जा सकती है इजीली। तो आप ये देखें, अगर आप गौर करें इस इंटीग्रल फॉर्म पे, इंटीग्रल फॉर्म में एक साइड पे जो है वो सरफेस इंटीग्रल है, दूसरी साइड पे वॉल्यूम इंटीग्रल है, डी ए है और डी वी है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि ये जो सरफेस इंटीग्रल वाली जो टर्म है इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में लेके आए। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कौन सा लॉ लाता है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो क्या करता है? सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में ले आता है। तो इसको ज़रा लाएं ज़रा वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में जब इसको आप लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जैसे कहते हैं ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। यानी अब जब इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना होगा तो जो वेक्टर इसके अंदर मौजूद है उसका आप डाइवर्जेंस ले लेंगे। ठीक है, डी वी। अब ये कन्वर्ट हो गया किस में जी? वॉल्यूम इंटीग्रल में। और आपकी जो है राइट हैंड साइड वो वही है, 1/ε0 इंटू रो डी वी। रो डी वी लिखना है, इंटू रो डी वी। अब वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों तरफ से हटा दें, यानी इंटीग्रेशन का साइन और डी वी, इंटीग्रेशन का साइन और डी वी दोनों तरफ से ख़त्म कर दें। तो हमारे पास क्या बचेगा? डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है जी, इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म निकालने का ये तरीकाकार है, एंड बाद में हम जो है वो इजीली निकालते जाएंगे। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट जो है वो गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन, जिसमें इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, इनकी वजह से हम जो है वो निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अपनी एफएससी में भी। तो यहाँ पे चेंज है वो ये है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर एक बॉडी स्फेरिकल है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो अगर एक ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस पर हम कैसे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, उसके अंदर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना हो तो वो कितना होगा, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा। तो आउटसाइड के लिए आपको डायग्राम शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं पहला पोर्शन इसका, आउटसाइड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ठीक है। तो अब देखें, ये जो अंदर आपको एक चार्ज स्फेयर नज़र आ रही है, ये वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि स्फेरिकली इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस चार्ज स्फेयर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और हम एक पॉइंट पी पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट पी पे हर तरफ आप क्या कर लेंगे, एक स्फेयर ड्रा कर देंगे। उस स्फेयर के तमाम हिस्सों का सेंटर से जो रेडियस होगा वो जो डिस्टेंस होगा वो आर ही होगा। अब इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं जो कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो आपने पहले क्या एक स्मॉल पोर्शन डी ए कंसिडर किया उस स्फेयर का जो पॉइंट पी के लिए है, और फिर क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे और आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो अगर देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, तो E इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, रो ओवर 3 एप्सिलॉन नॉट, आर क्यूब ओवर आर स्केयर, ठीक है, और आर यूनिट वेक्टर। अब ये आपने याद रखना है कि आर क्यूब जो है वो डिस्टेंस है किसका जी, वो है रेडियस उस चार्ज स्फेयर का, जिस चार्ज स्फेयर की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। और आर स्केयर वो पॉइंट है, ठीक है। आर स्केयर कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसका सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। तो इस डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन तमाम पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट P है, अगर इस पॉइंट P पे इतने डिस्टेंस R पे ही एक स्फेयर जो है वो ड्रा कर दी जाए, तो उस स्फेयर के ऊपर तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ये होगा जो आपके सामने शो किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज स्फेयर, इनसाइड द चार्ज स्फेयर। चलें जी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इनसाइड द चार्ज स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपके पास डायग्राम मौजूद है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो देखें, एक चार्ज स्फेयर है, उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। ये कैपिटल आर जो है वो चार्ज स्फेयर का रेडियस है, और पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, और इस पॉइंट पी का जो चार्ज स्फेयर के सेंटर से डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। फिर हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी के लिए एक स्फेयर ड्रा कर देंगे जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे, ठीक है। आपने एक स्फेयर ड्रा कर दी, तो इस पॉइंट पी वाले डिस्टेंस पे जो एक स्फेयर होगी उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पे हम मालूम करना चाह रहे हैं। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू होगी E इज इक्वल टू क्यू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। अब ये जो कैपिटल आर है, ये मैं फिर बता रहा हूँ, कैपिटल आर जो है वो हर सूरत में किसका है, उस चार्ज स्फेयर का रेडियस है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, और स्मॉल आर उस पॉइंट का डिस्टेंस होगा, उस स्फेयर का डिस्टेंस होगा जिस स्फेयर के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सरफेस के ऊपर, ये जो चार्ज स्फेयर है इसकी सरफेस के ऊपर कितना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तीसरा, एट सरफेस ऑफ चार्ज स्फेयर, ठीक है। सरफेस ऑफ चार्ज के स्फेयर का मतलब ये है कि
ये जो स्मॉल आर जो है, ये स्मॉल आर आपके कैपिटल आर के इक्वल होगा, क्योंकि अब हमने वही स्फेयर लेनी है जिस स्फेयर की सरफेस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और वही वो चार्ज स्फेयर है। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा, आपने क्या करना है, बस इस फार्मूले में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर पुट कर देना है। अगर आप इस तरीके से पुट करें तो ये देखें ना, यहाँ पे आर अगर आप पुट कर दें, अगर आप इस स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर पुट कर दें तो आर आर क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बच जाएगा नीचे, यानी क्या बचेगा, ई इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और अगर आप गौर करें, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो अगर आप सरफेस पे निकालते हैं तो ये चार्ज स्फेयर एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज एट सरफेस, इट एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है हमारे जो है शेल थ्योरम। दो शेल थ्योरम्स है, तो फर्स्ट शेल थ्योरम की बात कर लेते हैं पहले। फर्स्ट शेल थ्योरम, चलें जी देखें, अगर शेल थ्योरम है तो शेल की बात करेंगे। अगर एक स्फेरिकल शेल हो और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है, स्फेरिकल शेल हो और उस पर क्या हो जी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो वो चार्ज ऐसे एक्ट करता है कि सारा का सारा चार्ज जो है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, यानी वो एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी ये अगर चार्ज इसके ऊपर मौजूद है ना, इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस से किसी डिस्टेंस पे हम निकाल रहे होंगे ना, तो ये ऐसे एक्ट करेगा जैसे सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, यानी ये एक पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट कर रहा है, और इसे किसी डिस्टेंस पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो लिख देंगे यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल जो है बिहेव्स as the whole charge is concentrated at its center। ठीक है, और इसका प्रूफ हमें कहाँ से मिलेगा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने लगेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ जाएगा, जिससे ये साबित होगा कि चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड है एट द सेंटर। यानी सबूत कहाँ से मिलेगा, सबूत यहाँ से मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सेकंड शेल थ्योरम की बात कर लेते हैं। सेकंड शेल थ्योरम जो है वो ये कहता है, देखिए ज़रा स्ट्रेट में लिख दूँ, सेकंड शेल थ्योरम। सेकंड शेल थ्योरम जो है वो ये कहता है कि जितना भी चार्ज होता है किसी हॉलो कंडक्टर या किसी भी बॉडी पे, ठीक है, वो सारा का सारा उसकी आउटर सरफेस या आउटर बॉडी पे जो है ना जमा हो जाता है। ठीक है, यानी एक स्फेरिकल शेल है, ठीक है, वो सारा का सारा चार्ज उसकी आउटसाइड द बॉडी जमा हो जाता है, और वो क्या करता है कि वो अगर उसके इनसाइड कोई चार्ज पड़ा हो तो उस पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाता, जबकि आउटसाइड अगर कोई बॉडी या कोई चार्ज पड़ा हो तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। तो हम क्या कहेंगे, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल चार्ज स्फेरिकल शेल, ये भी याद रखना, चार्ज की बात कर रहा हूँ, जो कि चार्ज है, exerts no force, no electrostatic force
no electrostatic force no electrostatic force on charged particle placed inside. ठीक है, प्लेस्ड इनसाइड, यानी अगर कोई चार्ज स्फेरिकल शेल है तो उस स्फेरिकल शेल के अंदर कोई हम चार्ज या कोई चीज़ ला के रख दें तो उसके ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। ठीक है, यानी ये अगर चार्ज स्फेरिकल शेल हो, ठीक है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके अंदर आप अगर ला के रख दें किसी और चार्ज को तो इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स अमल नहीं करेगी। ठीक है, यानी एफ ई जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज़ीरो होगी। ये सेकंड शेल थ्योरम। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी जी, एक आइसोलेटेड कंडक्टर की, कि आइसोलेटेड कंडक्टर जो है उसमें चार्ज कहाँ पे मौजूद होता है और आया के इनसाइड जो है उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या नहीं होता। आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर। अब आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए हम डायग्राम देखते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए आप इजीली देख सकते हैं कि आइसोलेटेड कंडक्टर की जो सारा का सारा जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे जमा हो जाता है। ठीक है, और जब सरफेस पे जमा हो जाता है तो देखें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन जो फोर्स निकलेंगी वो सारी की सारी जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो दरमियान में आके एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इसलिए इन साइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो सारा का सारा चार्ज जो है वो सरफेस पे जमा हो जाता है और इन साइड जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ज़ीरो। होल चार्ज गैदर्ड जमा हो जाता है एट सरफेस। ठीक है, पहला पॉइंट इसका ये है, और नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड, इनसाइड। ठीक है, यानी फाई ई जो है वो क्या होगा, ज़ीरो होगा इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, और अगर आप आउटसाइड द कंडक्टर की बात करें और आउटसाइड द कंडक्टर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकालना चाह रहे हैं, इनसाइड तो ज़ीरो होगा, आउटसाइड द कंडक्टर, तो आउटसाइड द कंडक्टर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर होगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किससे मैच कर रहा है जी, वो मैच कर रहा है ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, या आप एक सिंगल चार्ज पैरेलल प्लेट के लिए कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलें अब हम अपने नेक्स्ट पोर्शन यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पोर्शन पे आते हैं। गॉसेस लॉ वाली हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यानी अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बेसिकली किसी इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको कहते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फर्ज कर लें ये पॉइंट ए है या इसको कह लें पॉइंट बी। ठीक है, और ये है इन्फिनिटी डिस्टेंस इससे। ठीक है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस है, तो इस इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के पॉइंट बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे इस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और फार्मूले के लिहाज से देखें तो V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी,
तो ये जो है आपका क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये आप सारा अपना सेकंड ईयर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, वो आप हमारा वो वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। वैसे ये भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी भी डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो बराबर होता है जी V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, जिसका मतलब है कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी ये इन्वर्सली वेरी करता है डिस्टेंस के साथ, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे कनेक्टेड है। रिलेशन, या आप ये कह दें कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जी, लिख सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं एक पॉइंट बी पे, तो वो बराबर होगा नेगेटिव ऑफ ए से बी तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, ई डॉट डी एस। ठीक है, डी एस की जगह आप डी ए लिख लें ताकि आपको इजी रहे। ठीक है, या डी आर लिख लें, डी ए नहीं डी आर लिख लें। ठीक है, तो ये है आपका जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना चाह रहे हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डाईपोल के लिए जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। अगर एक डाईपोल है, डाईपोल से किसी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला जो है यहाँ देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको मैं आगे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाईपोल, ड्यू टू अ डाईपोल। तो चलें अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, पहले डिस्कस करते हैं डायग्राम को। तो फर्ज कर लेते हैं ये एक चार्ज है, डाईपोल का एक चार्ज है, माइनस क्यू कह दें इसको। ये दूसरा चार्ज है, इसको प्लस क्यू कह दें। ठीक है, और इससे फर्ज कर लें एक पॉइंट है, यहाँ पे मौजूद है वो पॉइंट, पॉइंट पी। यहाँ पे हम इस डाईपोल की वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। ये डाईपोल है, ठीक है। अब डाईपोल के दरमियान क्या डिस्टेंस है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फार्मूले में ये चीज़ें शामिल नहीं होती। तो क्या होगा, हम पहले क्या करेंगे, एक चार्ज का पॉइंट पी से डिस्टेंस, फिर दूसरे चार्ज का पॉइंट पी से डिस्टेंस, फिर इनके सेंटर का पॉइंट पी से डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, तो अगर इसका R1 हो, इसका डिस्टेंस R2 हो और इसका डिस्टेंस R हो, ठीक है, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डिस्टेंस है ना, वो इस डाईपोल के सेंट्रल पॉइंट का पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी डिस्टेंसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो डाईपोल मोमेंट आपने पढ़ा हुआ है, पी इज इक्वल टू क्यू डी, मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसकी वजह से जी, इस डाईपोल की वजह से, वो बराबर होगा V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।
और यहाँ पे एंगल कौन सा ले रहे हैं जी, ये आपने याद रखना है। यहाँ से एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें जिससे इन दोनों का R1 और R2 बराबर हो जाएं, ऐसा परपेंडिकुलर ड्रा करना है, यानी ये R2 और R1 बराबर हो जाए। तो उस सूरत में ये जो एंगल होगा थीटा, ठीक है, जो सेंट्रल पॉइंट का जो डिस्टेंस है R, जो लाइन वो एंगल बना रही होगी थीटा, वो वाला ये एंगल है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो V है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल की वजह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि क्वाड्रापोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा अगर किसी पॉइंट पे निकालना चाहें। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a quadrupole, a quadrupole। चलो जी देखते हैं। तो चले मैं यहाँ पे आपको पहले क्वाड्रपोल मोमेंट बता देता हूँ कि क्या होता है। बेसिकली ये क्वाड्रपोल क्या होता है जी, क्वाड्रपोल वो होता है दो इक्वल एंड ऑपोजिट जो डाईपोल्स होते हैं उनको मिला के क्वाड्रपोल बनता है। जैसे ये देखें, एक पॉजिटिव क्यू, एक नेगेटिव क्यू, एक पॉजिटिव क्यू, एक नेगेटिव क्यू। अब ये नेगेटिव क्यू जो है वो दोनों इकट्ठे जो है वो प्लेस किए गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ का जो चार्ज है -2 क्यू है। तो ये क्वाड्रापोल बन गया। चार्जेस यहाँ पे 4 हैं, ठीक है, लेकिन -q जो है वो 2 यहाँ पे रखे हुए हैं, तो -2q यहाँ पे चार्ज हो गया। तो इसको टू इक्वल एंड ऑपोजिट डाईपोल्स, ठीक है, जो कि इस तरह प्लेस किए गए हों उनको क्वाड्रोपोल कहते हैं। और क्वाड्रोपोल का जो मोमेंट होता है वो क्वाड्रोपोल मोमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको क्वाड्रोपोल मोमेंट बता देता हूँ। जैसे डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था, तो क्वाड्रोपोल मोमेंट जो है वो होता है जी q से शो करते हैं 2 टाइम्स ऑफ चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लें उसको 2 टाइम्स करें, मल्टीप्लाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपका क्वाड्रोपोल मोमेंट होता है। कोई से भी दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस को स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो अब आप गौर करें, दो चार्जेस है +q और +q, और दोनों के साथ एक एक -q चार्ज कनेक्टेड है। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस लें और ये पॉइंट P है जिस पॉइंट पे इनकी वजह से पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है जी। और इसका जो डिस्टेंस है वो देखें जी कितना है, कि ये जो सेंट्रल पॉइंट है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि डाइपोल के लिए हमेशा सेंट्रल पॉइंट जो है ना, डाइपोल हो या क्वाड्रापोल हो, सेंट्रल पॉइंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो वो इंपॉर्टेंट होता है। तो देखें Q, +q और -q, ये सेंट्रल पॉइंट है ना, यहाँ से जो डिस्टेंस है पॉइंट P का वो R है, ठीक है। तो यही R डिस्टेंस हमने यूज करते हुए क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन लिख लेना है कि इसका जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू क्वाड्रापोल जो है वो बराबर होता है किसके जी, KQ/R क्यूब। Q जो है वो यहाँ पे चार्ज ना समझना, ये Q जो है वो क्वाड्रापोल मोमेंट है, क्वाड्रापोल, क्वाड्रापोल मोमेंट, ठीक है। इसी तरीके से जब डाइपोल का हम निकालते हैं तो ये P जो है ये डाइपोल मोमेंट होता है। तो ये याद आपने रख लेना है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं रिलेशन आपको पहले भी बता चुका था, दोबारा अगर देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3KQ/R⁴। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर R³ के साथ वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे एक पावर ज़्यादा से वेरी करेगा हमेशा, ठीक है। अगर डाइपोल की वजह से R² था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका R³ था, तो एक पावर ज़्यादा होता है हमेशा। यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो R³ के साथ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो R⁴ के साथ है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाला था कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए,
अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, ठीक है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस में जो है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, ठीक है, और उसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। तो पहले बात कर रहे हैं जी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखें जी, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। फर्ज कर लें ये डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज की, यहाँ पे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका हम क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लेंगे डी जेड, और इस डी जेड की वजह से किसी डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट है पी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालना चाहेंगे जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको कह देंगे जी इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है डी वी, फिर वो जो निकलेगा उसको हम इंटीग्रेट करके जवाब निकाल लेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी ये मैं आपको बता चुका हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी किसके बराबर होती है जी, क्योंकि लीनियर निकाल रहे हैं ना यहाँ से, लीनियर चार्ज डेंसिटी बराबर होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ डी क्यू ओवर डी जेड, और यहाँ से जो डी क्यू है वो बराबर आ जाएगा लैम्डा डी जेड के। अब वी आपको पता है के क्यू ओवर आर होता है, तो ठीक है, पहले आप डी वी लेंगे और फिर उसके बाद जब आप वी निकालेंगे इंटीग्रेट करके तो ये वी आ जाएगा किसके जी, के एज इट इज़ होगा, और डी क्यू की जगह आप क्या पुट करेंगे, लैम्डा डी जेड ओवर आर। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी जी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ज़रा देखें, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलें जी देखें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक सरफेस, फर्ज कर लिया ये सरफेस है। इस सरफेस के अंदर एक फिर हम क्या करेंगे, स्मॉल एरिया डी ए कंसिडर कर लेंगे। इस स्मॉल एरिया डी ए से किसी डिस्टेंस पी पे मौजूद किसी डिस्टेंस आर पे मौजूद एक पॉइंट पी है, और उसका जो पोटेंशियल होगा वो डी वी होगा। डी वी निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और इस पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहाँ से डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा जी, सिग्मा डी ए। अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो के क्यू ओवर आर होता है ना, तो के तो एज इट इज़ आ जाएगा और डी क्यू की जगह सिग्मा डी ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय आर। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें जी, हमने क्या किया जी, फर्ज कर लिया एक सरफेस इस तरीके से है, 3 डायमेंशन में ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है वो एक, ठीक है, इस शेप की 3 डायमेंशन सरफेस मौजूद है, ठीक है। इसका वॉल्यूम जो है वो डी वी है, और इससे किसी डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डी वी निकालना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे जी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी रो, जो कि बराबर होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा जी, रो डी वी। आपने बेसिकली डी क्यू की वैल्यू पुट करते जाना है और आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलता जाएगा
के और डी क्यू की जगह रो डी वी ओवर आर। तो ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। ठीक है, एक रिंग ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने निकाला। तो देखें जी, यहाँ पे एक रिंग है, उस रिंग का जो रेडियस है वो क्या है, आर है, और उसका एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लिया। उस स्मॉल पोर्शन पे जो चार्ज है वो डी क्यू है। आप क्या करना चाह रहे हैं, उस रिंग के सेंटर से किसी डिस्टेंस जेड पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं, जबकि उस स्मॉल पोर्शन का जो हमने कंसीडर किया वो डी क्यू है। अब ऐसे ही स्मॉल पोर्शन काफ़ी सारे इसके ऊपर मौजूद हैं। पहले हम डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, फिर बाकी, फिर इस तरह का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो तमाम छोटे छोटे पोर्शंस के लिए प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन अप्लाई करके। तो फिर हमारे पास पूरी सरफेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल आएगा। ठीक है, तो अगर बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इसके लिए, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज वो बराबर होता है V इज इक्वल टू के, और चार्ज जो पूरा चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसके रेडियस का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो उसके सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। अब क्या किया जाए, अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालना हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिंग ऑफ चार्ज की वजह से आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये रिंग ऑफ चार्ज वाला हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी जी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चला, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं इन तमाम चीज़ों के लिए। ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। चलें जी, अब डिस्क ऑफ चार्ज के लिए हम देखें डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलें देखें, ये आपके सामने एक डिस्क ऑफ चार्ज जो है वो शो हो रही है। इस डिस्क का जो रेडियस है वो आर है। तो यहाँ पे आपने एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लिया। सेंटर से जो उस पॉइंट का डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं वो जेड है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारे लिए जो डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है वो जेड होता है, और उस रिंग का रेडियस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डिस्क ऑफ चार्ज के लिए, तो डिस्क ऑफ चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है V इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसकी पावर 1 ओवर 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दें आप, माइनस जेड। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। अब इसके जो हैं एक दो केसेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऐसा हो कि जेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो आर से, यानी कि जो जो डिस्क से उस पॉइंट का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, पॉइंट पी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो, जबकि जो उसका रेडियस हो रिंग का वो डिस्क का वो बहुत कम हो, यानी कि डिस्क जो है वो बहुत छोटी हो, जबकि उसका उस पॉइंट से डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम करना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, अगर Z इज़ फॉर ग्रेटर देन R हो, तो उस सूरत में जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो वो बराबर आ जाएगा के क्यू ओवर जेड के। और अगर आप गौर करें तो के क्यू ओवर जेड जो है वो तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो और डिस्क बहुत छोटी हो तो उस सूरत में इट बिहेव्स लाइक
अ पॉइंट चार्ज, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। ठीक हो गया। तो ये है आपके पास जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क ऑफ चार्ज। तो ये दो चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, गॉसेस लॉ एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इनको आपने इसी तरीके से करना है जैसे मैंने आपको बताया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।